नमस्ते, हाय एवरीवन। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार ध्रुव तारा, आसमान में चमकने वाला वो तारा जो कि देता है हम सबको दिशा। कुछ ऐसा ही मकसद हमारी इस श्रृंखला, इस सीरीज नॉर्थ स्टार का भी है, जहां पर हम आपके सामने लाना चाहते हैं कुछ ऐसी रोचक बातचीत जो आपके जीवन में आपको नई ऊर्जा और नई दिशा दे सके। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से हम अलग अलग विषयों पर, टॉपिक्स पर ये बातचीत लाना चाहेंगे अपने हर एपिसोड, अपने हर पॉडकास्ट में, जो कि हम उम्मीद करते हैं आपके लिए जीवन वर्धक यानी कि लाइफ एनहांसिंग हो। आज का हमारा जो एपिसोड है वो होगा आधारित हिप्नोथेरेपी पर। हिप्नोसिस, सम्मोहन, इसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी सुना है और इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, शब्द को लेकर हम सब के मन में कुछ धारणाएं हैं और समझ है। लेकिन जब हम सम्मोहन और हिप्नोसिस की बात करते हैं, हिप्नोथेरेपी की बात करते हैं, तो क्या ये एक थेरेपी की तरह काम करती है? आपके जो फिजिकल, मेंटल एलिमेंट्स हैं, जो शारीरिक और मानसिक रोग हैं, क्या उनका निदान, उनका सल्यूशन हमें हिप्नोथेरेपी में मिल सकता है? क्या ये वाकई में एक गाइडिंग फोर्स हो सकती है हम सब के लिए, जहाँ पे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ब्लॉकेजेस और परेशानियों से गुजर रहे होते हैं? यही सब सवालों के जवाब हम जानने की आज कोशिश करेंगे। और हमारे आज के खास शो में हमारे साथ होंगी नेहा पुरी, जो कि हैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट और पिछले 15 सालों से हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस कर रही हैं। नेहा दिल्ली से आती हैं एंड आई रियली कांट वेट टू स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन विद हर। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और शामिल हुइए हिप्नोथेरेपी की इस खास बातचीत में। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? वेरी वेल, वेरी वेल। काफ़ी इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस, सम्मोहन। आप कैसे कनेक्ट में आई? मैं बहुत साल पहले मैंने एक मैगजीन में एक हिप्नोथेरेपी के बारे में, नॉट हिप्नोथेरेपी रियली, लेकिन एक किस्सा पढ़ा जिसमें किसी के साथ कुछ इशू हुआ था उनकी फैमिली लाइफ में, जिससे वो हील कराने के लिए किसी हिप्नोटिस्ट के पास गए। वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो सीखना चाहिए या इसके बारे में और जानना चाहिए। कुछ समय निकल गया, कुछ वो किस्सा होके रह गया वहाँ पे ख़त्म। फिर मुझे करीब 2009 में मैं कुछ ढूंढ रही थी। मैं दरअसल सेल्फ हिप्नोसिस सीखना चाह रही थी कहीं से। ओके। तो वो मैंने कई जगह फ़ोन किया, पता लगाया कहाँ है, कितने दिन का कोर्स है, क्या है। करते कराते मैं इस इंस्टीट्यूट में पहुँची जहाँ से मैंने सीखा। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, 2 दिन का कोर्स है, हम दूसरे दिन के एंड में आपको सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं। चलो ठीक है, एक वीकेंड की बात थी, मैं पहुंच गई वहाँ पे, किया मैंने वो कोर्स। लेकिन उन 2 दिनों में मेरे चक्षु खुल गए। मैंने समझा कि बहुत बहुत अमेजिंग दुनिया है ये, बहुत अमेजिंग चीज़ है। और मैं जो सेल्फ हिप्नोसिस सीखने गई थी, वो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत पावरफुल पर बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये अमेजिंग दुनिया हमारे अंदर ही है? हमारे अंदर भी है। ओके। और हमारे एनवायरनमेंट में है, और बहुत ज़्यादा हर तरह से अपना, हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारी कहाँ से थॉट्स आते हैं, इमोशंस, एनर्जी, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है, क्या होता है हमारे साथ, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, पास्ट लाइव्स। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीग किया। सो वो करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये सीखूंगी प्रॉपरली। सो पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग ली, सीखा उससे, और सिंस देन चल रहा है। आई नो, बहुत लंबा करियर और प्रैक्टिस है आपकी। जब एक आमजन हमारी इस बातचीत को सुन रहा है, तो क्योंकि हिप्नोसिस और सम्मोहन को लेके हमने बहुत सारी बातें सुनी है, हमारी अपनी अपनी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। बट अब क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं, तो हमारे पास ये मौका है कि हम हिप्नोसिस या सम्मोहन, इस टर्म को कैसे समझें, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर हिप्नोथेरेपी इसी से ही आता होगा। बिल्कुल। देखिए, हिप्नोसिस जो है, सम्मोहन जो है, सम्मोहन वेस्टर्न हिप्नोसिस होता है, जो उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी सम्मोहन कर रहे हैं, वो आपका माइंड उनके कंट्रोल में है टू अ लार्ज एक्सटेंट, लेकिन आप फिर भी अपने कंट्रोल में है। योर बॉडी इज इन योर कंट्रोल।
आपका माइंड उनके कंट्रोल में है, जिसके थ्रू गाइड करते हैं थेरेपी के पर्पसेस के लिए। ओके जो वो चीज़ जिससे हम बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं या कंफ्यूज करते हैं सम्मोहन से, उस वो लार्जली होता है वशीकरण, जो ईस्टर्न मेथड है। ओके सो हिप्नोथेरेपी में हम वेस्टर्न मेथड यूज़ करते हैं, जिसको हम थेरेपी पर्पसेस के लिए किसी को भी ट्रांस में ले जाके, डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन या डीप ट्रांस में ले जाके, फिर उसकी जो भी इशू है जिसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, उस पर अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके उसे रिजॉल्व किया जाता है। तो जब आपने बोला कि उसको हम ट्रांस में लेके जाते हैं, ट्रांस क्या है, व्हाट इज ट्रांस? सो आप दिल्ली से नोएडा ऑफिस जाते हो रोज अगर, राइट ठीक है, आप जा रहे हो, सपोज एम्स से नोएडा आपने जाना है, आप वो एक रूट रोज लेते हो। आफ्टर अ वाइल व्हेन यू आर ड्राइविंग, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे गड्ढा आने वाला है और आप गाड़ी घुमाते हो। अब पहले 3-4 दिन तो आप उस गड्ढे को ध्यान से जाते हो, पर 5वें-6ठे दिन तक क्या होता है, आप ऑटो पायलट पे होता है, आप गाड़ी में बैठे, आपने स्टार्ट की, आप एम्स से नोएडा जा रहे हो, आपको पता है लाजपत नगर पे ये गड्ढा आना है, आप ऑटोमेटिकली वो वाली लेन ले लेते हो। राइट That is also like being in a trance or in a state where you are aware without being completely aware of it. In a way कि आपको कॉन्शियसली मोड़नी नहीं पड़ती गाड़ी उस लेन में, आप ऑटोमेटिकली साउथ एक्स से आप वो लेन पकड़ लेते हो या उस फ्लाईओवर से कि मैं यहाँ से साइड से निकलूंगी। तो ट्रांस वो एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस होती है। सो ट्रांस इज लाइक अ डीपली रिलैक्स्ड बट ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस, जिनमें हम एकदम रिलैक्स स्टेट में हैं, बहुत डीप रिलैक्सेशन में हैं, एक ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पे हम वो सब कर सकते हैं या हम पे किया जा सकता है जो हम कॉन्शियसली ऐसे बैठे हुए शायद ना करें। दैट इज़ अ ट्रांस। यानी कि जब आप किसी को ट्रांस में लेके जा रही हैं तो वो अपनी कॉन्शियस स्टेट में नहीं बल्कि सबकॉन्शियस। बिल्कुल, वो अपने सबकॉन्शियस स्टेट में होता है और बहुत डीप उसमें। इफ एज अ लेमैन आई आस्क यू, कॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस स्टेट, ये होती क्या है? और जब हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड तो वो क्या होता है? मतलब हमें जो साइंटिफिकली पता है दैट वी आर कैरिंग अ ब्रेन ओवर हियर, बट व्हाट इज दिस कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड एंड सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड? देखो, ब्रेन जो है वो हमारा हार्डवेयर है, ओके, और जो माइंड है वो उसका सॉफ्टवेयर है। अब जो हमारा माइंड होता है, इट्स लाइक अ बॉल ऑफ एनर्जी। ओके ओके, माइंड ये नहीं कह सकते कि ये माइंड है, कोई ऑपरेशन करे तो माइंड नहीं निकलता है अंदर से। इट्स लाइक अ बॉल ऑफ एनर्जी। कॉन्शियस स्टेट वो स्टेट है जिसमें मैं और आप अभी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हमें आसपास की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, हम कोई लॉजिक किसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे या कोई डिसीजन लेते हैं, वो हमारी कॉन्शियस स्टेट है जिसमें हम सारा दिन रहते हैं। राइट। अब ये हमारा कॉन्शियस माइंड भी है, कॉन्शियस स्टेट भी है। सबकॉन्शियस स्टेट वो होती है जहां हमारे दिन भर के सारे एक्सपीरियंसेस जाके स्टोर होते हैं फाइनली। तो हमारी कॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ हमने, सपोज आज सड़क पे झगड़ा देख लिया, बाय चांस खड़े हैं, सड़क पे झगड़ा हो रहा है, हम भी खड़े होकर देख रहे हैं बाकी लोगों की तरफ, अब वो एज एन एक्सपीरियंस या एज अ थिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा कि हाँ, ये एक बुरी चीज़ थी जो हमने देखी। सो सबकॉन्शियस माइंड में सभी कुछ एज अ पेन या प्लेजर स्टोर होता है, इन दोनों कैटेगरीज में से किसी चीज़ में। ओके। और सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए या तो डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन, या हम अगर सो जाएं, तो हमारे माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक फ़िल्टर होता है। ओके। वो फिल्टर करता है कि हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या नहीं है। ओके। और फिल्टर हो के जो चीज़ें एज एन एक्सपीरियंस हमारे अंदर जानी है, दैट विल गो इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, और बाकी सब हम भुला जाते हैं। सड़क पे इतनी चीज़ें देखते हैं हम, राह चलता बंदा देख लिया, कुछ सामान गिरा देख लिया, अब सब कुछ तो हमें याद नहीं रहता अगले दिन कि हमने एग्जैक्टली क्या 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 देखा। तो वो चीज़ें फिल्टर हो गई क्योंकि वो अननेसेसरी तो थी। वो रहती नहीं है साथ में या कहीं स्टोर हो गई? चली गई, ख़त्म, डम्प्ड, गॉन, रिसाइकल्ड कंप्लीटली। ओके। लेकिन जो चीज़ स्टोर होनी है, सपोज एक्सीडेंट देखा तो वो जो उसकी चिंता है या दुख है उसको देख के, या कुछ अच्छा देखा, किसी नट को परफॉर्म करते देखा, तो वो एज अ प्लेजर, एज एन एक्सपीरियंस। तो इसे एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और वो कौन डिसीजन मेकिंग कर रहा है कि ये वाली रिस्टोर हुई, मतलब ये वाली हम रखेंगे, वील स्टोर इट, और ये वाली हम वील गेट रिड ऑफ इट? आपका माइंड नोज की क्या ज़रूरत है, क्या गार्बेज है।
ओके। इट विल ऑटोमेटिकली प्रोसेस ऑल ऑफ दैट। तो जब हम कहते हैं बार बार कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके चिंता में रहते हैं और फिर कहते हैं कि बेफिजूल की चिंताएं, क्यों चिंता करना है इसके बारे में, अब ज़्यादा सोचने से कुछ होगा नहीं। तो ये कॉन्शियसली तो हम कह रहे होते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी बात पे जाऊं तो इसका मतलब सबकॉन्शियस ने उस बात को तो पकड़ के रखा है, इसलिए हम सोच रहे हैं बार बार। बिल्कुल। तो ये हम यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, और क्यों उसी को ही हम या किसी पर्टिकुलर मेमोरी को हम रखेंगे या सबकॉन्शियस माइंड हमारा रखेगा और किसी को लेट गो कर दे। देखिए, हर चीज़ की ना एक एनर्जी होती है, एक चार्ज होता है। अब हो सकता है जिस चीज़ की आप चिंता कर रहे हो, कहीं पे आपके अंदर आपके लिए उसकी चिंता करना या उस चीज़ का रेजोल्यूशन पाना आपके लिए कहीं ज़रूरी है एज अ पर्सन। ओके। चाहे हो सकता है उसमें आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड हो उसमें, या कोई आपको कुछ और ऐसी चीज़ हो जो लगे कि अगर ये होगा तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसको प्रोसेस करना आपके लिए ज़रूरी है। इसीलिए वो चीज़ या वो उस बात की चिंता हमें पकड़ी हुई है या हमने उसे पकड़ा हुआ है, ये सोच के। ओके। सो कहीं समवेयर इनसाइड यू इट fulfills something important. So actually you're talking about deep layers of mind, and you very well explained कि जो हमारा brain है, that's our very that's a vital organ, we all know when we study science. और mind ऐसी चीज़ है जो अदृश्य है पर है। बिल्कुल। जब हम इस बात तक पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पे ये सवाल भी आता होगा सबके मन में कि जब माइंड की बात हो रही है, हिप्नोसिस की बात हो रही है, इनका कोई साइंटिफिक बेस, मतलब विज्ञान की नज़र से क्या इसे कोई प्रमाण मिला हुआ है? बिल्कुल मिला हुआ है, और बहुत सालों से मिला हुआ है। देखिए, ये जो हिप्नोथेरेपी है या हिप्नोसिस है, ये आज से तो हो नहीं रहा। रिकॉर्डेड है कि 1770 के आसपास, उसके बाद 1800 में भी, कई सेंचुरी से काम हो रहा है। हिप्नोसिस को इस्तेमाल किया जाता था जब बड़े साल पहले 1700 कुछ में ऑपरेशन करते हुए सर्जन जो थे वो एनेस्थीसिया नहीं देते थे। राइट। तो वो पेशेंट पे कैसे करते होंगे सर्जरी। तो वो सारे रिकॉर्डेड थिंग्स, चीज़ें हैं इस बारे में। 1800 में भी इस्तेमाल किया गया हिप्नोसिस को इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए, उनको थेरेपी दी जाती थी, सर्जरीज में इस्तेमाल हुआ है। एरिक्सन बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं, तो एरिक्सोनियन हिप्नोसिस जो है वो बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, आज तक इस्तेमाल किया जाता है वो मेथड्स। तो हिप्नोसिस का जब हम बहुत पुराना देखते हैं तो आपने देखा होगा वो पेंडुलम उनके आगे चला, तो वो भी हिप्नोसिस था। और उससे सिर्फ बहुत जगह तो होता बोलता चकमा दे के किसी को भाग गया कुछ, लेकिन उन चीज़ों को मेडिकली इस्तेमाल किया जाता था टू पुट अ पर्सन इन अ स्टेट ऑफ हिप्नोसिस, फिर उनका अलग अलग तरह के इलाज करने के लिए। मतलब इसे हम सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम की तरह नहीं देखेंगे, नॉट एट ऑल, बट you can call it a alternate line of therapy. Yes. In fact मैं इस बारे में पढ़ रही थी कि जब लोग साइकोथेरेपी की बात करते हैं तो उसमें आपकी CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और उसी में हिप्नोथेरेपी की बात हो रही है, जिसमें कई ऐसे एलिमेंट्स हैं फिजिकल एंड मेंटल जिनको ट्रीट करने के लिए पीपल सजेस्ट कि आप साइकोथेरेपी करा लें। तो जब हम फिजिकल या मेंटल एलिमेंट के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये हिप्नोथेरेपी क्या काम कर? देखिए, हिप्नोथेरेपी में जैसे मैंने आपको बताया, हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, चेतन मन और अवचेतन मन। अब जो हमारा सबकॉन्शियस है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से कई हजार गुना पावरफुल है। तो जब हम साइकोथेरेपी करते हैं तो साइकोथेरेपी जो है वो लार्जली हमारे कॉन्शियस थेरेपीज होती हैं, लार्जली उसमें ट्रांस में नहीं ले जाते हैं, सबकॉन्शियस में नहीं ले जाते हैं, होगा कुछ कहीं पे थोड़ा बहुत, बट नॉट एज अ जनरल प्रैक्टिस। ओके। सो हिप्नोथेरेपी में आपको ट्रांस में ले जाया जाता है जहां आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में हो, अवचेतन मन में हो, और वहां क्योंकि वो कई हजार गुना ज़्यादा पावरफुल है, उस स्टेट में जो आप प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन, इशू का रेजोल्यूशन निकालते हैं, या जो विजडम या नॉलेज थ्रू दैट प्रोसेस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए होती है, उसका असर कहीं ज़्यादा फास्ट है, कहीं ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो जैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ब्रेक करके समझाइए कि आप
मसलन कोई भी एक उदाहरण दीजिए कि ये कोई XYZ किसी को मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी और उसको ऐसे हमने हिप्नोथेरेपी से ट्रीट किया, कुछ हमें समझाइए इस बारे में। मेरे पास एक लेडी आई थी, उनके पेट में दर्द था एक। ओके उनको पेट में एक पॉइंट पे दर्द होता था और वो दर्द उनको जब उनकी फर्स्ट डिलीवरी हुई, सेकंड डिलीवरी हुई थी शायद, उसके बाद से था पेन। और वो एक पॉइंट पे होता था और अचानक कभी मरोड़ उठ रहा है, कभी कुछ और दर्द हो रहा है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या है। सो वो दर्द जो था उसके लिए उन्होंने नॉट साइकोथेरेपी बट नॉर्मल इलाज कई करवाए, अल्ट्रासाउंड हुए उनके, एंडोस्कोपी हुई, स्कैन हुआ, सब कुछ हुआ, बट उस दर्द का कोई समझ नहीं आया कि ये कहाँ से और क्यों हो रहा होगा। अल्टीमेटली उनको बोला गया कि ये तो मसल पेन है, आपके कुछ मसल पेन है, कभी गैस हो जाती है तो उससे कॉन्ट्रैक्शन या कुछ होता है, उसके कारण होता है। तो वो गैस के लिए उन्होंने दवाइयाँ ले रही थी और कुछ कर रही थी, पर क्योंकि अनएक्सप्लेन था और बड़े साल हो गए थे, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती थी। कभी कभी बोलती थी कि मेरे को तो नहीं लगता कि मुझे गैस है, लेकिन दर्द रहती है। वो जब आई और उनका जब हमने हिप्नोसिस में डाल के इलाज ढूंढने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि ये क्या है, रूट कॉज क्या है इस इशू का, तो पता चला, एंड दिस आई एम वेंचरिंग इनटू समथिंग जो हम शायद आगे डिस्कस करेंगे, कि कुछ एनर्जी थी जो वहाँ ट्रैप्ड थी। अच्छा, कुछ इमोशन था उनके डिलीवरी के टाइम पे उनका जो ट्रैप था। जैसे मेरे पास एक कपल आया, उनका कुछ रिलेशनशिप इशू था और वो बहुत समय से साइकोथेरेपी करवा रहे थे, हो गया था उनको 1-1.5 साल करते हुए। सबसे पहले थेरेपी के लिए वाइफ आई थी, क्योंकि वो परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाके देखो, शायद कोई सोल्यूशन मिले आपको। तो वो मेरे पास आई। जब उनसे बात की, जब पता चला, तो ये समझ में आया कि उनका जो एक्सपेक्टेशन थी फ्रॉम हर लाइफ, फ्रॉम हर फैमिली, फ्रॉम हर मैरिज, वो जो उन्होंने भी सोचा होगा एज अ यंग अनमैरिड गर्ल, वो सपने होते हैं सबके कि फैमिली ऐसी हो, लाइफ ऐसी हो, घर ऐसा हो, हस्बैंड ऐसा हो, वो कोई भी एक्सपेक्टेशन शादी के बाद, उस परिवार में आके उनकी शादी के बाद उनकी मीट नहीं हो रही थी। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी, जो सोचा था कि हस्बैंड मेरा ऐसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। हस्बैंड डिफरेंट इंसान थे, वो नहीं थे जो उन्होंने सोचा था। ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। तो उनका रिस्पॉन्स अलग था, उनके तरीके अलग थे बात करने के, या बहुत आउटगोइंग नहीं थे जो उन्होंने सोचा होगा कि हस्बैंड बहुत आउटगोइंग होगा, हम रोज पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। हस्बैंड थोड़े रिजर्व्ड किस्म के थे। वो सारे इश्यूज क्योंकि वो सोचती थी और वो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत मिसमैच हो गया था उनका। शादी को 3-4 साल हो गए थे, तो वो दुखी रहती थी, परेशान होती चली जा रही थी कि कुछ भी ठीक नहीं है। सो जब वो हिप्नोथेरेपी के लिए आई, तब उनको थ्रू वेरियस थेरेपीज, थ्रू टेक्निक्स, शी केम टू द अंडरस्टैंडिंग कि रियलिटी ये है, मुझे समझना ये है, एंड एक्सेप्टिंग दैट रियलिटी। और वो मेरे पास आने से पहले 1.5-2 साल से थेरेपीज उनकी चल रही थी, पर कहीं पे भी उनको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। साइकोथेरेपी में वो जहाँ जा रही थी, उनको अल्टीमेटली ये सजेस्ट किया जा रहा था कि आप डिवोर्स ले लो, फिर अगर कुछ भी नहीं बात बन रही है तो। सो इन साइकोथेरेपी आप, इट्स अ टॉक थेरेपी, इट्स अ टॉक थेरेपी, बातचीत करेंगे, काउंसिल एंड आई एम नॉट डिस्काउंटिंग इट इन एनी वे, इट वर्क्स वंडर्स फॉर पीपल, I can tell you, but this is a specific case that I'm telling you that came to me. So in hypnotherapy, she came to the wisdom and knowledge कि life में जो वो मेरा belief था कि जो होगा versus जो reality है, वो 2 different चीजें हैं. It's not a dissatisfaction coming क्योंकि ये नहीं मिला, मतलब वो इसको continuity में ले रही थी कि ये तो मुझे मिल रहा था और अब नहीं मिल रहा, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये तो कभी मिल ही नहीं रहा था, ये तो किताब की कहानी थी जो हमने एज अ सोचा था कि ऐसा हो तो अच्छा हो। सो उनकी रियलिटी और इमेजिनेशन सारी मिक्सअप हो चुकी थी, और वो दोनों मिक्स होके वाज व्हाट वाज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर हर। सो इज इट वेरी कॉमन विद ऑल ऑफ अस ऑल्सो इन आवर एवरीडे लाइफ, जहाँ पे हम रोज़ ये सोचते हैं कि हर काम जो हम करते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड ही होता है जनरली, फ्रॉम आई वुड से 90% काम, कि मैं ये करूँगी तो ये होगा, ऐसा बोलूँगी तो ये मिलेगा। तो मतलब कि हम हमेशा एक रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ ही जी रहे होते हैं, एंड ऑफ कोर्स जब वो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता
तो क्या हम सब की भी प्रॉब्लम वो किसी इमेजिनेशन से आ रही है कि हमने सोचा था ऐसा होगा पर ऐसा हुआ तो है नहीं, इसलिए अब हम परेशान हो गए? देखो, इन रियलिटी तो ये होता ही है कि हम, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशन है हमारी, और अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है तो दुख तो होता है। बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको किस हद तक दुख होगा। क्या इतना होगा कि आप सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, या किसी और को ब्लेम करो, या सड़क पे जाके झगड़ा करो, या आप समझते हो कि हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, रियलिटी ये है, हाउ डू आई मेक दैट हैपन, तो आप उसकी तरफ पॉजिटिवली बढ़ गए, सोच के, विद सम थॉट, विद सम एक्शन प्लान आप आगे बढ़े। मे बी 100% अचीव नहीं किया, 95% किया, 90 किया। सो it depends on your ultimate reaction and response to the expectation not being met. ओके, The charge that is there behind that, कि आप कितने परेशान हो गए। तो बेसिकली ये हमें कंडीशन कर रहा है कि अगर कोई XYZ सिचुएशन है विच इज़ अनडिजायरेबल, उसको हम कैसे मीटअप करें या उसको कैसे रिएक्ट करें? समझें, आई वुड Okay. से यू स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट। बहुत बार वो लर्निंग, वो विजडम, उस नॉलेज से भी बहुत बार हमें रेजोल्यूशन मिल जाता है प्रॉब्लम का। तो जब हम कई एलिमेंट्स की बात करते हैं, दोज एलिमेंट्स जो कि हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे कि समवन इज़ फाइटिंग विद डिप्रेशन, समवन इज़ फाइटिंग विद कैंसर और सम क्रॉनिक एलिमेंट, वहाँ पे हिप्नोथेरेपी क्या रोल अदा कर सकती है? ये सभी चीज़ें अलग अलग तरह से होती हैं, बट व्हाट हैपन्स इज व्हाट वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस इन हिप्नोथेरेपी, कि हमारी ज़्यादातर तकलीफ़ें जो हमारी फिजिकल बॉडी में होती हैं, दे स्टार्ट विद अ थॉट, ओके, देन देयर इज़ एन इमोशन अटैच्ड टू इट, देन देयर इज़ सम एनर्जी विच गोज इनटू इट, उसके बाद वो हमारी फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होती हैं। ओ, So things like a kidney issue, it comes from something like guilt. अब वो गिल्ट आपका कहाँ से आया, किस चीज़ से आया, क्या उसकी रूट कॉज था, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो देर इज़ अ होल स्टडी अबाउट एनाटॉमी एंड हिप्नोथेरेपी एंड वेयर ईच इलनेस कम्स फ्रॉम। ओके, That is in itself a large area of work that happens. So yes, depression also happens because all of us as individuals, हम fight या flight mode में होते हैं। कोई तकलीफ आई तो या हम भाग खड़े हुए या हम उसके लिए लड़े, उससे लड़े। राइट, डिप्रेशन तब होता है जब हमें ये नहीं समझ में आता कि हम भागें या खड़े हों। तो हम वहाँ पे, आपने वो कहानी सुनी होगी कि दो दोस्त थे और जंगल में जा रहे थे और अचानक एक भालू आया। एक दोस्त पेड़ पे चढ़ गया, उसने अपनी जान बचाई, दूसरे को समझ नहीं आया क्या करें, सो ही प्लेड डेड, वो लेट गया और मरे हुए जैसे उसने किया। भालू आया, उसने उसे सूंघा, वो चला गया देख के कि ये तो डेड है। दैट, एंड आई एम putting it very simply, that is what depression is, when you don't know ki fight ki flight, so you play dead. So sometimes things get so overwhelming for somebody, कोई situation इतनी overwhelming हो जाती है कि उन्हें समझ नहीं आता, तो वो जो freeze की state है वो depression होती है। तो उससे भी बाहर लोग निकल आते हैं through hypnotherapy, and I've had clients who've been through depression for years and years and have been successfully able to come out of it. तो टेक्निक्स हैं, थेरेपीज़ हैं, वो सब इस्तेमाल करके एंड वीव हैड सम वेरी गुड रिजल्ट्स। तो मतलब एक ये सपोर्ट मेडिसिन का काम कर सकती है हिप्नोथेरेपी व्हेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक एलिमेंट्स। बिल्कुल, अभी हम सर्दी खांसी ज़ुकाम की बात नहीं कर रहे, बट यू नो जो हमने अभी डिजीजेस मेंशन की, दे आर वेरी वेरी सीरियस फॉर पीपल हु गोइंग थ्रू इट। तो अगर वो अपनी मेन लाइन ऑफ मेडिकेशन के साथ हिप्नोथेरेपी भी अपनाएं, सो दे कैन रियली बेनिफिट फ्रॉम। यस, दे कैन, और बहुत लोग करते भी हैं ऐसा। हिप्नोथेरेपी एज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ हीलिंग, ऑफ रिकवरी अक्सर इस्तेमाल होता है अलॉन्ग विद मेन स्ट्रीम और एलोपैथी मेडिसिन थिंग्स। आपने समझाया कि सबकॉन्शियस माइंड फिल्टर कर लेता है कि क्या मेमोरी है, एक्सपीरियंस है जो मुझे अपने पास रखना है, और कौन सा है जिसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। तो इसके नाते ये ज़रूर हमें समझाइए कि जब आप हिप्नोथेरेपी कर रही हैं तो वो उसमें क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे फंक्शन कर रहा है, आप
आप क्या करेंगे, वो किस मैकेनिज्म, किस प्रोसेस से जो हिप्नोथेरेपी करा रहा है वो शख्स गुजरेगा? Hypnotherapy, like I said, is a deep state of relaxation. शुरुआत सब वहीं से करते हैं सबकी, हर क्लाइंट को समझ के कि क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, जो इशू लेकर आए हैं वो उन्हें डीप रिलैक्सेशन में डाला जाता है, ट्रांस या डीप रिलैक्सेशन, जिसमें भी डालने के अलग अलग टेक्निक्स हैं, तरीके हैं। पेंडुलम एक था जो यूज़ करते थे, अभी भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, और अब और बहुत फास्टर मेथड्स आ गए हैं जिससे आप किसी को भी ट्रांस में डाल सकते हैं। ट्रांस में डालने के तरीके हैं, और उन तरीकों में वो ऐसे वर्क करते हैं कि जैसे आप स्विमिंग के लिए जाते हो, सपोज आप पूल के एज पे खड़े हो, ठीक है, आप अगर पूल के एज पे वहाँ से कूदे हो तो आप किसी डेप्थ तक जाओगे, एक सर्टेन डेप्थ से, सपोज 4 मीटर या 2 मीटर गए आप, ठीक है। लेकिन अगर आप जो डाइव करना चाह रहे हो तो आप फर्स्ट वाले डाइव बोर्ड पे जाओगे तो हो सकता है आप 4 मीटर जाओ, आप और ऊंचे वाले डाइव बोर्ड पे जा रहे हो तो आप और डीप जाके आओगे। सो हिप्नोथेरेपी में जब ट्रांस में किसी को डालना होता है तो इट इज़ लाइक टेकिंग द पर्सन टू द डाइव बोर्ड एज हाई एज पॉसिबल सो दैट दे गो एज डीप एज पॉसिबल। So the dive board is the state of relaxation. Dive board ऐसे ले जाके then you take them deep into a state of relaxation, and so deep, I can take a person so deep that they would do anything that I tell them to do. Okay. So that happens. That is how it works, because the deeper you go, Okay. the easier it becomes for the person to tap into what they are unaware of on a daily basis. You can take and everyone to that state. Yes, pretty much everybody goes Or into there are people who are very rigid and बोलेगी नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता ऐसे। जो रिजिड लोग हैं उनको भी हिप्नोसिस में डालने के तरीके होते हैं। So that is for everybody actually. Okay. So I had a client very recently. She came to me, she was talking to me and she said, I cannot be hypnotized at all. I'm absolutely sure nobody can hypnotize me. ठीक है, वो अपना, मैंने कहा अच्छा बताओ आपके क्या इशू है जिसके लिए आप आए हो, एंड शी केप्ट टॉकिंग, बता रही थी, एंड देन आई जस्ट गिव वन कमांड एंड आई टोल्ड हर कि अगर मेरे को इसमें लगा कहीं कि आपको अगर हिप्नोसिस में डालना है तो मैं तो जाऊंगी नहीं, आप कर लो जो करना ट्राई कर लो। ऐसे ठीक है, तो वो अपना इशू बता रही थी, और मैंने एक कमांड दी और वो 3 सेकंड में शी वाज इन अ डीप हिप्नोसिस। Oh my God. सो एंड दिस इज वन पर्सन हु वाज टेलिंग मी फॉर द लास्ट 15 मिनट्स कि मैं फालतू का काम है, मैं सिर्फ क्योंकि मेरी फ्रेंड ने इंसिस्ट किया इसलिए मैं आ गई हूँ आपके पास, Okay. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कराना नहीं है, एंड देन शी स्टिल कंटिन्यूइंग थेरेपी आफ्टर दैट। सो इट्स, तो नेहा तो किसी को भी लेके जा सकती है डीप स्टेट में, बट हैविंग सेड दैट, इज दिस थेरेपी ओके फॉर एवरीवन? मतलब क्या ये सबके लिए है या इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं कि नहीं हम एक पर्टिकुलर XYZ सेगमेंट है जिन पे हम हिप्नोथेरेपी नहीं करेंगे, या ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, देखिए हिप्नोथेरेपी अक्सर नहीं की जाती उन लोगों पे जिनको कुछ साइकाइट्रिक इश्यूज हों, मेडिकेशन पे हों, हेवी साइकाइट्रिक मेडिकेशंस पे हों, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम थिंग्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर, इन इश्यूज से जो लोग जूझ रहे होते हैं या जो जिनको होते हैं, उन पे नॉर्मली हिप्नोथेरेपी नहीं की जाती है। Okay. क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस में है, उसमें हम बोलें कि अब हम आपको ट्रांस में ले जाएंगे और कुछ करेंगे, इट मे नॉट बी गुड फॉर देम। सो इन हिप्नोथेरेपी उनके साथ भी काम करने के तरीके हैं, बट नॉट बाय टेकिंग देम इनटू हिप्नोसिस। मतलब उन पे भी हिप्नोथेरेपी की जा सकती है, बट मे बी द चैनल यू वुड टेक फॉर अ नॉर्मल पर्सन, यस, नॉर्मल इन द सेंस कि जो अभी किसी मेडिकेशन जैसे आपने बताया साइकियाट्रिक मेडिकेशन पे नहीं है तो कोर्स अलग हो जाएगा, उनके लिए हो सकती है। लेकिन हो सकती है। जब हम हिप्नोथेरेपी की बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि ऑलमोस्ट एवरीवन कैन बी टेकन टू दैट डीप स्टेट, किस तरह के रिजल्ट्स हम देख सकते हैं? जैसे अभी हमने बात की फिजिकल एलिमेंट्स की, मेंटल एलिमेंट्स की, ये तो हमारे साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं, राइट? रोज़मर्रा के जीवन में लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो हमें नहीं पता क्यों हो रही होती हैं,
It can be a kind of a pattern in life or a blockage in life. किसी की रिलेशनशिप ब्लॉकेज हो सकती है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो सकती है, करियर ब्लॉकेज हो सकती है, बहुत मेहनत की रिजल्ट नहीं आ रहा. हिप्नोथेरेपी के पास इसका जवाब भी है. बिल्कुल है. तो रोज़मर्रा की जब हम बात कर रहे हैं इश्यूज़ की, तो स्ट्रेस, समटाइम्स लो सेल्फ इस्टीम, एंग्जाइटी, ये तो चीज़ें हम आजकल आम होती हैं लोग, Absolutely. है ना, कम ज़्यादा किसी ना किसी इंटेंसिटी में, और आमतौर पे किसी ना किसी को होती हैं ये. तो इन चीज़ों पे तो हिप्नोथेरेपी मैजिक की तरह काम करता है, वुड से, इन अ वे, बिकॉज अगर आप करवाते हैं अपनी थेरेपी तो यू एक्चुअली गेट 100% रिजल्ट्स इन दिस. स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ इस्टीम, इन सब चीज़ों पे. सो वी वर्क विद पीपल हु हैव स्टेज फ्राइट. स्टेज पे जाना है, बोलना है, पर वहाँ पहुँच के हाथ पैर फूल गए, क्या करें, भूल जाते हैं. तो वो काम करना उस पे, स्टेज फ्राइट पे काम करना, या आपने जैसे बोला ब्लॉक्स हैं, चाहे करियर में हैं, चाहे लाइफ में या रिलेशनशिप में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. क्योंकि कई बारी हाँ समझ में नहीं आ रहा होता, मतलब वी कैन नॉट रीजन आउट व्हाई इज इट हैपनिंग, रिपीटेडली हैपनिंग, कुछ भी करूँ यही होता है, काइंड ऑफ अ थिंग. आपके पास कभी कोई ऐसे आया जिसके बिसाइड्स द टिपिकल फिजिकल एंड मेडिकल एलिमेंट जिस ब्रैकेट में हम डालते हैं, उसके अलावा कभी कोई ऐसा केस आपके पास आया जहाँ पे वो अपनी कोई लाइफ ब्लॉकेज लेके आपके पास आया और बिल्कुल. and he or she actually got benefited from it? So I had a client a couple of years ago. He's an actor. Okay. He does Telugu films. So he was doing very well in his career. अपने उन्होंने एक्टिंग स्कूल से, बहुत अच्छे एक्टिंग स्कूल से पास्ड आउट हैं, मूवीज़ भी की हैं, कुछ छोटा मूवीज़, कुछ एक तो टेलीफिल्म्स भी की, वहाँ पे टेली सीरियल्स में कुछ में काम किया उन्होंने. अब सडनली उनको वो रह रहे हैं वहाँ पे, अकेले रह रहे हैं, फैमिली उनकी चेन्नई में है. Okay. तो वो वहाँ पे रहते हुए अचानक उनको अकेलापन लगना शुरू हो गया. काम कर रहे थे, रह रहे थे, 4-5 साल से वहाँ काम कर रहे थे, बट नाउ ही डिडंट नो कि अकेलापन सडनली क्यों लग रहा है इतना. काम उनको मिलना बंद हो गया. जो वो छोटा मोटा काम पहले करते भी थे, सुबह उठ के काम पे नहीं पहुँच पा रहे, तो वो काम भी छूट गए, हाथ से निकल गए. सो ही वॉज वेरी वरीड, ही डिडंट नो व्हाट टू डू. एंड दिल्ली वो आए हुए थे, हम चेन्नई गए थे एक शादी में, तो वहाँ मुलाकात हुई उनकी फैमिली से, फिर वो दिल्ली आए हुए थे, यहाँ पे कुछ बात हुई, तो देन ही स्टार्टेड कमिंग फॉर थेरेपी. So his loneliness was coming from a past life at this age where he had lost a family member or his spouse in that life. तो वो अब इस उम्र में वो पहुँचे, 33 साल की उम्र में, किसी एक past life में he had lost his wife. अब वो 33 साल में, इस जन्म में उनके वो ट्रिगर हो गया लोनलीनेस. Okay. जो वो पुराना था. He didn't know कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है. काम का ब्लॉकेज जो था, वो सडनली द होल ड्राइव टू डू एनी वर्क, टू गेट अप इन द मॉर्निंग, वो सब खत्म हो गई उनकी. सो थ्रू थेरेपी, थ्रू हिप्नोथेरेपी, वी वर्कड टू बिल्ड इट ऑल बैक फॉर हिम, रिजॉल्व दैट इशू ऑफ लोनलीनेस, बिल्ड बैक हिज कॉन्फिडेंस, बिल्ड बैक हिज सेल्फ इस्टीम, बिल्ड बैक, गेट रिड ऑफ दैट एंग्जाइटी. उनको कोई बोलता था कल सुबह तुम्हें 7 बजे शूट पे पहुंचना है, वो एक रात पहले ही एंग्जाइटी, इतनी पैनिक अटैक हो जाएगा, काम पे नहीं जा पा रहे. सो वो सबको रिजॉल्व किया गया थ्रू हिप्नोथेरेपी. इट टुक अ व्हाइल एंड ही इज बैक टू हिज वर्क नाउ. वंडरफुल. तो यू डिड टच अपॉन पास्ट लाइफ रिग्रेशन. हिप्नोथेरेपी से ही वी कैन रिलेट, टैपिंग इनटू द पास्ट लाइफ. यस. सो past life regression बहुत popular है. I know. So yes, through hypnotherapy we can do that. Past life regression is a very super interesting topic for people to understand and talk about. Definitely, because कई बार क्या होता है, कई unexplained चीज़ें होती हैं जिनका हमें समझ नहीं आता कि source क्या है. Right. So in general हम अगर बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो शुरू में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उस लेडी के साथ कुछ हुआ and she had no clue ये कहाँ से हो रहा है. But through past life regression they were able to find out कि ये issue कहाँ से आया and then resolve that, जिससे जब वो wisdom, वो knowledge, वो awareness आई, तो
इस लाइफ में वो सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ जब वो आगे बढ़ी तो द प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स इन आवर लाइफ. फॉर अ नॉर्मल पर्सन किस तरह की हमारा दिनचर्या या हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, या एज अ प्रिवेंटिव मेजर आई एम आस्किंग यू, ऐसा हम क्या करें दैट वी कैन evade such problems, or we can not get into a kind of a thing, into energy trap, or is there a right way of living or thinking? क्या ऐसा होता है? क्या कोई कुछ प्रिवेंटिव भी बताता है हिप्नोथेरेपी? देखिए प्रिवेंटिव कैसा है कि आई थिंक ऑल हीलिंग मोडालिटीज टेल यू कि बी अवेयर, बी प्रेजेंट, बी इन द नाउ. वो बहुत ज़रूरी है. हम लोग अपना बहुत समय पिछला सोचने में और बहुत समय एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर में इतनी हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, हम इतना एक्सपेक्टेशन या प्रोसेसिंग करते हैं कि प्रेजेंट और नाउ में हमारी अवेयरनेस बहुत कम रहती है. तो आप जब अभी का सोच रहे हैं कि अब मैं जैसे आपके साथ बैठी हूँ तो मैं फुली यहाँ पे बैठूँ, ये नहीं कि अब मुझे घर जाके क्या करना है या मेरे क्लिनिक पे क्या हो रहा है, या आप सोचे अरे अगला वाला एपिसोड शूट करना है तो उसके बारे में मैं क्या सोचूं. सो बीइंग प्रेजेंट, बीइंग इन द नाउ, बीइंग अवेयर ऑफ योरसेल्फ, और आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, उससे बहुत हेल्प मिलती है. एंड वी आर दैट इज द प्रिवेंटिव वे फॉरवर्ड, आई वुड से. So how do we keep bringing ourselves back? मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें, क्या करें कि ये हो सके? क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि लार्जर पॉपुलेशन ये बिल्कुल नहीं करती है, दैट वी आर लिविंग इन नाउ. सो आई एम श्योर हम कुछ तो हम भी पहले से कंडीशन हुए हैं जिसकी वजह से we are not able to focus on what's happening right now. So how we prepare ourselves that I'm living in this moment? Take a breath. Okay. Breathing is the best way to get there, to be here. Be conscious of the breathing? Be conscious of your breathing. Okay. So when I say breathe, हम लोग घंटों घंटों कोई काम कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर के आगे काम कर रहे हैं, चाहे दुकान, जिसका जो भी काम है, या बैठे ही हैं टीवी देख रहे हैं. फॉर इंस्टेंस 1 घंटे से नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, एक मूवी चल रही है, आई एम एनग्रॉस्ड उसमें कम्प्लीटली. वी फॉरगेट टू ब्रीथ प्रॉपरली. सो टेक डीप ब्रेथ्स. सो व्हाट डीप ब्रीदिंग डज इज ब्रिंग यू बैक, ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक राइट नाउ. Okay. It brings you to the now for a moment. So the moment you take a deep breath, you know for a moment you're there. So usse in any case breathing itself, conscious breathing itself is a very therapeutic thing to do. और meditation भी जो लोग करते हैं उनको breathing और अपनी breath की awareness is the first thing which is taught, and that is how, that's like the basic of meditation also. ये तो हम अभी समझें. जो छोटे बच्चे हैं बहुत इनिशियल फेज में है लाइफ के, कई सारी प्रॉब्लम्स की हमने बात की जिससे अक्सर बड़े या अडल्ट्स रूबरू हो रहे होते हैं. लेकिन जो द यंग माइंड्स, उनकी लाइफ में क्या इनकलकेट होना चाहिए ब्रीदिंग? उनको क्या शुरू से सिखाएं दैट दे कैरी इट लाइफ लॉन्ग? See, a happy environment is definitely most required, but सिखाने के लिए I think teaching them to breathe, be aware of their breath, to be aware of what they are saying and doing, वो it goes a long way. Okay. उससे बच्चे फोकस्ड रहते हैं, बच्चों की अवेयरनेस रहती है. और आजकल तो आई थिंक आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ nagging parent, but the children are addictive to devices. Yes, that's a very big problem. और आई थिंक कोविड और ऑनलाइन क्लासेस और उसके कारण वो थोड़ा सा और बढ़ गया, जो एक शायद किसी समय पे थोड़ा कम भी था वो, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स और सब कुछ वहीं आ रहा है, तो वो उनकी एंगेजमेंट विद द डिवाइस बहुत बढ़ गई है. बट आई थिंक एंड दैट ऑल्सो has started what is now called brain rot, and I don't want to go too much into that, but it's happening. So I think keeping them more active, physically active, बच्चों को
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, whether it's playing in the park, on the swings, playing with their friends, doing board games. So things like that I think are very, very essential now, more than ever before, to keep the children, I think, sorted or help them grow into better and healed individuals. नेहा, अब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे और आई फील ये हमारे जो आगे कंटिन्यू होगा एपिसोड उसमें हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के इस पूरे विषय को लेके जा सकते हैं एंड आवर व्यूअर्स कैन एक्चुअली एंगेज इनटू अनदर एपिसोड विद यू इसी की कंटिन्यूटी में. बट a bridge question between what we have just discussed so far or before we move to the past life regression. Skeptics बहुत होंगे. I'm sure आप कई सारे ऐसे लोगों से रूबरू ज़रूर हुई होंगी जो कि इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते होंगे. या अच्छा है, ऐसे हो सकता है, ये थोड़ी है कि बातें करते करते किसी को आप ट्रांस में ले जाओ और वो ठीक हो जाए. मतलब ये तो बहुत ही, मैंने एक कॉमन लैंग्वेज में किसी का सवाल आपसे पूछा. बट आई एम प्रीटी श्योर कि इस पूरी स्टडी को लेके देयर मस्ट हैव बीन स्केप्टिक्स बिकॉज इवन फॉर साइंस, इवन फॉर प्रूव्ड थ्योरम्स, time memorial, there have been skeptics, you know. So I'm sure for hypnotherapy, psychotherapy, skeptics always must have been there. They are. I think they are a part of our world, and I would say to each their own, because as a hypnotherapist practicing for so many years, I know for a fact that it works. You know, and there are so many recorded cases, so much evidence of this work and how successful it has been. And that is why I think it still exists in the universe and people are doing it and people are coming for therapy. There are therapists starting new work every day. So I would say best of luck to everybody and especially to the skeptics because, well, there's nothing I can do about them. तो आई होप आपको हिप्नोथेरेपी पर हमारा ये शो पसंद आया होगा. अपने रिव्यूज़ और व्यूज़ हमें ज़रूर भेजें. हमें आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का, आपके व्यूज़ का इंतज़ार रहेगा. और आपसे एक और विनती है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और देखते रहिए नॉर्थ स्टार. नॉर्थ स्टार में जो अगला एपिसोड है वो इस पहले एपिसोड, हिप्नोथेरेपी के एपिसोड के कंटिन्यूएशन में ही रहेगा, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे होगा.